हाँ, सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि जो कोई यांगचुंग के फादर होते हैं वो उसे ये ऑर्डर देते हैं कि उसे अपनी सेकंड सिस्टर को वापस लेकर आना है। अगर वो यह करता है तो वो उसे ट्रेजरी से कुछ सामान लेने को देंगे। तो जो कोई यांगचुन होता है वो इस चीज के लिए मान जाता है और वो अपने साथियों को इसके बारे में बताता है और वो यह कहता है कि जो ये ऑर्डर है वो डायरेक्ट क्लैन हेड की तरफ से आया हुआ है, इसलिए हम लोग इस चीज को मना नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, इसी के साथ ही जो आज का एपिसोड होता है वो स्टार्ट तो होता है। वहीं पर में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा गोयांगचुन होता है वो अपने इलाके की तरफ झांकता हुआ ये कहता है कि जो सेकंड एल्डर और जो एल्डेस्ट सिस्टर है वो जा चुके हैं। अभी सही मौका है इस जगह पर आराम करने का। मुझे पहले ये लगा था कि मैं यहाँ पर आकर आराम कर पाऊंगा, लेकिन मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर फिर से भेजने को कहा है, इसलिए मुझे खाना पीना छोड़कर अभी आराम करना होगा। और यह सब कहने के बाद यहाँ पर सो जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तभी उसके कमरे के अंदर जो उसकी एल्डेस्ट सिस्टर होती है वह आ जाती है और उसके हाथों में डम्पलिंग्स होती है। वो डम्पलिंग्स का नाम ले रही होती, इसकी वजह से जो हमारी गोयांगचुंग की नींद होती है वो खुल जाती है। वो आगे कुछ समझ पाता उससे पहले ही जो एल्डर सिस्टर होती है वो उसे पकड़कर डम्पलिंग खिलाना शुरू कर देती है और वो ये कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अपने ग्रोइंग पीरियड के अंदर अपने खाने को स्किप कर सकते हो? जल्दी करो और तुम इसे खाओ। इस पर जो हमारा गोयांगचुन होता है वो उसे अपने आप से छुड़ाते हुए ये कहता है कि सिस्टर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर एल्डर सिस्टर कहती है कि क्या मुझे यहाँ आना अलाउड नहीं है? यांगचुन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मेरा कमरा है। सिस्टर कहती है कि तो इसका मतलब यह है कि ये भी मेरा कमरा हुआ ना? यांगचुन कहता है कि क्या आप पिए हुए हैं? आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस पर सिस्टर अपने पास से वाइन की बोतल निकालते हुए कहती है कि हाँ, मैं अभी ड्रिंक करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हो गई थी क्योंकि तुम डिनर करने के लिए नहीं आए हुए थे, इसलिए मैं यहाँ पर डम्पलिंग के साथ आई हुई हूँ। लेकिन फिर भी तुम मुझसे इतनी हार्शली बात कर रहे हो और वैसे भी नामून क्लैन की लड़की से तुम्हारी एंगेजमेंट की बात को सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसकी वजह जो हमारा यांगचुन होता है वो पी रहा होता है वो उसके मुंह से बाहर आ जाता है। इसकी वजह से उसकी सिस्टर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो यह कहती है कि जब मैंने उसके बारे में बात करना शुरू किया तो आखिर तुम्हें खांसी क्यों आ रही है? इस पर यांगचुन यह कहता है कि प्लीज तुम यहाँ पर पीने के बाद बकवास मत करो। इस पर उसकी सिस्टर और भी ड्रिंक करते हुए कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है क्योंकि मैंने तुम्हें बड़ा करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है। यांगचुन उससे अभी ये कह रहा होता है कि क्या तुम बाहर जाकर ड्रिंक नहीं कर सकती हो क्या? सिस्टर ये कहती है कि आखिर तुम्हारी ये कहने का क्या मतलब है? आज तुम अपनी डियर सिस्टर के साथ ही सो। यांगचुन उठता हुआ ये कहता है कि चलो ठीक है, तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं बाहर जाकर सोता हूँ। लेकिन जो हमारा यांगचुन होता है वो उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता है और वो बाहर की तरफ रवाना हो जाता है। बस वो अपने बिस्तर से ही हटा हुआ होता है। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वो उससे ये कहती है कि चलो बाहर चलते हैं। इस पर यांगचुन यह कहता है कि मुझे यह लगता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया है। इस पर उसकी सिस्टर फिर से यह कहती है कि क्या तुम बाहर चलना पसंद करोगे? यांगचुन कहता है कि नहीं, मुझे अभी समझ में आया कि ये सच बात है। तुम इतनी ज्यादा पीले हो कि तुम यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पा रही हो और तुम बकवास किए जा रही हो, इसलिए तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। एल्डर सिस्टर ये कहती है कि क्या तुम्हें पक्का इसके बारे में यकीन है? यांगचुन कहता है कि आखिर किसके बारे में? उसकी सिस्टर उसके ऊपर हाथ रखते हुए ये कहती है कि मुझे तो ये पता नहीं है कि आखिर तुमने किस मेथड का इस्तेमाल करते हुए ट्रेनिंग करा है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी है वो अभी तक पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम यहाँ पर जख्मी हो सकते हो। इस पर हमारा यांगचुन ये बताता है कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी उस जेड को एब्जॉर्ब करने की वजह से आई है। मुझे ये पहले से ये पता था कि उसे एब्जॉर्ब करना इजी नहीं है क्योंकि जो मेरी ये बॉडी है वो पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हुई है। वहीं पर सिस्टर उससे ये कहती है कि तुम्हें फौरन ही इस चीज को बाहर की तरफ निकालना होगा। यांगचुन ये कहता है कि ओ अच्छा, इसलिए तुम मेरे साथ स्पार करना चाह रही थी। उसकी सिस्टर ये कहती है कि नहीं, ऐसा
नहीं है, मैं तुम्हारे साथ इस बार इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मन भर कर मारना चाहती हूँ। यांग चुन ये सोच रहा होता है कि आखिर मेरी कोई भी सिस्टर यहाँ पर नॉर्मल क्यों नहीं है। वह पर इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाया जाता है। एल्डर सिस्टर अंगड़ाइया लेते हुए यह कहती है कि तुमसे फाइट किए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। वहीं पर हमारे यांगचुन स्वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो इसके बारे में पूछती है। इस पर यांगचुन उसे ये बताता है कि मैं अब स्वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। उसकी बात को सुनकर सिस्टर को ऐसा लगता है कि उसे स्वर्ड यूज करने में बोरिंग सा फील होता है, इसलिए वो ये कहती है कि चलो इसे हाथ से ही फाइट करने दिया जाए। वहीं पर वो उसके तरफ अपने स्वर्ड को पॉइंट करते हुए यह कहती है कि चलो तो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आओ। उसकी बात को सुनकर यांगचुन यह कहता है कि तो तुम्हें ये याद है ना कि ये सब कुछ सिर्फ मेरे एनर्जी को रिलीज करने के लिए किया जा रहा है ना। इस पर सिस्टर ये कहती है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। इसलिए सुनते के साथ ही जो हमारा यांगचुन होता है वो फौरन से उसके पास चला जाता है और वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे एक जोरदार पंच मारता हुआ आगे की तरफ चला जाता है और वो दोबारा से उसे पंच मारने की कोशिश करता है और वो उसे एक जोरदार पंच मारकर दूर उड़ा फेंकता है। वहीं पर ये देखकर हमारे यांगचुन को ये लगता है कि कहीं उसकी सिस्टर को चोट तो नहीं लग गई कि ना, लेकिन हमें उसके सिस्टर के गिरे हुए इलाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फायर का बर्स्ट निकलता है और उसके अंदर से उसकी सिस्टर की हंसने की आवाज आ रही होती है। वहीं पर उसकी सिस्टर बाहर की तरफ आते हुए कहती है कि लिटिल ब्रदर ये कमाल का था। वहीं पर उसके एनर्जी को देखकर हमारा यांगचुन ये कहता है कि उसके एनर्जी को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो अब भी 5 स्टार के अंदर मौजूद है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो कब का 5 स्टार को इस जगह पर छोड़ चुकी है और मैंने अपने पूरे एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करा था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जरा बराबर भी खरोच नहीं है। वहीं पर वो इन सभी चीजों की वजह से बहुत घबरा जाता है और वो सिस्टर से ये कहता है कि चलो इस चीज को रोकते हैं, लेकिन उसकी सिस्टर इसके लिए नहीं मानती है और वो ये कहती है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, और वो अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाती और एक जोरदार पाँव नीचे की तरफ मारती है। इसकी वजह से एक जोरदार फायर का बर्स्ट निकलकर हमारे यांगचुन की तरफ जाने लगा होता है। इसकी वजह से हमारे यांगचुन की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। तभी उसकी सिस्टर उसके पास आ जाती है और वो यह कहती है कि तो अभी से ही जो ये चीज है वो शुरू होती है और वो हमारे यांगचुन एक जोरदार पंच मारती है, लेकिन जो हमारा यांगचुन होता है वो अपनी कलाइयों को सामने की तरफ करता हुआ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो इसकी वजह से बहुत पीछे चला जा चुका होता है और वो यह सोच रहा होता है कि अगर मैं उसके अटैक को ब्लॉक नहीं करता, लेकिन तभी जो एक स्वर्ड होता है वो उसके ऊपर आने लगा होता है, लेकिन यांगचुन उसे डोज कर लेता है और वो स्वर्ड पीछे वॉल के ऊपर जाकर लगती है। वह पर उसकी सिस्टर हंसते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगी होती है। इसकी वजह से यांगचुन परेशान होता हुआ यह कहता है कि वो तो फिर से मेरे ऊपर पूरे पावर से अटैक करने वाली है। वह पर उसके सिस्टर अपने पाव के अंदर एनर्जी को रिलीज करते हुए इससे हमारे यांगचुन के ऊपर कई सारे अटैक करने लगी होती है, लेकिन जो हमारा यांगचुन होता है वो कई दफा उसे ब्लॉक कर लेता है या फिर कई दफा उसे डोज कर लेता है, लेकिन वो इस दौरान पीछे जा रहा होता है। वह वो लोग इतने पीछे जा चुके होते हैं कि जो उसकी सिस्टर होती है वो फिर से अपने स्वर्ड को रिगेन कर लेती है और वो इससे एक जोरदार अटैक हमारे यांगचुन के ऊपर करती है, लेकिन वो अपने स्वर्ड को उसके गले के पास रोक देती है और वो उसके बाल को पकड़ लेती है और वो उसके तरफ अपने स्वर्ड को पॉइंट करते हुए यह कहती है कि तुम अपने मुंह को यहाँ पर बंद रखो वरना तुम यहाँ पर अपने जो लाइन को खो बैठोगी। वहीं पर इसकी वजह से जो हमारा यांगचुन होता है वो मार खाने के लिए पूरे तरीके से रेडी हो जाता है और वो अपने मुंह को भी बंद कर लेता है। वह पर इसी के साथ ही हमारे यांगचुन की पिटाई शुरू हो जाती है जो कि हमें दिखाया नहीं जाता है। वह पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें नामगुन क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एक पर्सन होता है वो लेटर को पढ़कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इस लेटर के अंदर लिखा हुआ होता है कि वो अपने फियांसे से मिलने के लिए जा रही है। इसलिए जो यह पर्सन होता है वो यह पूछता है कि आखिर इस नोट का मतलब क्या है। इस पर ये
बंदा ये बताता है कि इस नोट को मिस नामगुन ने छोड़ रखा है। इसकी वजह से ये पर्सन गुस्सा होता हुआ यह कहता है कि क्या वो मैनर से भाग चुकी है, जल्दी करो और उसे वापस लेकर आओ। वहीं पर इसी के साथ ही फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है एक फार्मर को जो कि अपने खेती में यहाँ पर काम कर रहा होता है और वो अपने कैरेट्स को चेक करते हुए ये कहता है कि जो आजकल के जो ज्यादातर कैरेट्स है वो इस जगह पर बकवास निकले हैं। मुझे ये नहीं लगता है कि वो इस जगह पर बिकने भी वाले हैं, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके ऊपर से कोई गुजर रहा है। इसलिए वो जैसे ऊपर की तरफ देखता है तो उसके ऊपर मिस नामगुन होती है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो मिस नामगुन होती है वो उसके सामने आकर लैंड करती है। वहीं पर उसकी खूबसूरती को देखकर जो ये बंदा होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो यह कहता है कि क्या वो एक एंजल है। तभी जो मिस नामगुन होती है वो उससे ये पूछती है कि आखिर सांगजी का रास्ता कौन सा है। इस पर यह पर्सन बताता है कि सांगजी ईस्ट की तरफ जाता है। उसकी बात को सुनकर मिस नामगुन उसका शुक्रिया अदा कर यहाँ पर से जाती है। वहीं पर वो इसके लिए एक सिल्वर कॉइन को छोड़कर जाती है, जिसे कि देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि एक सिल्वर कॉइन उसके पूरे फैमिली को 1 महीने तक खिलाने के काबिल है। वहीं पर वो इस चीज के लिए नामगुन का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो ये बात भी सोचकर हैरान होता है कि आखिर जो नामगुन है वो ईस्ट की तरफ जाने की बजाय वेस्ट की तरफ क्यों जा रही है। जिन लोगों ने पिछले पार्ट को देखा होगा तो उन्हें यह पता होगा कि जो नामगुन है वो इस जगह पर ईस्ट की जगह वेस्ट की तरफ क्यों जा रही है। चलो मैं ही इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर जो नामगुन बिया है उसकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन वो पूरे तरीके से घटिया है, इसलिए उसे जो रास्ता बताया जाता है वो उसके जगह जाने के बजाय दूसरे रास्ता चली जाती है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें गोकुलेन का सीन दिखाया जाता है जो सेकंड एल्डर होते हैं, जहाँ पर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो स्वर्ण मास्टर को ये बताते हैं कि मुझे ये सुनने को आया है कि जो डिवाइन डॉक्टर है वो माउंट हुआ के अंदर मौजूद है, तो अब तुम क्या करने वाले हो। स्वर्ण डिवाइन ये कहता है कि तो वो माउंट हुआ के अंदर पहुंच चुका है। वो एक ऐसा बंदा है जो कि विंड के साथ डिसअपियर हो जाता है, वो एक ही जगह पर नहीं रहता है। वहीं पर सेकंड एल्डर यह कहता है कि मुझे नहीं पता है क्या कि तुम उन्हें इतनी अर्जेंटली क्यों खोज रहे हो। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि वो बंदा इस जगह पर माउंट हुआ के अंदर मौजूद है या फिर नहीं, तो तुम इसके लिए यांगचुंग को भेज सकते हो, क्योंकि अगर तुम इतना ज्यादा डिस्गाइज करने के बाद अपने आइडेंटिटी को यहाँ पर रिवील कर देते हो तो ये बहुत ही बेवकूफी वाली चीज होगी। डिवाइन स्वर्ण ये कहते हैं कि हाँ मुझे ये पता है कि ये बहुत ज्यादा हड़बड़ी वाली बात है, इसलिए मैं उसे कंपनी करने वाला हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो डिवाइन स्वर्ण होते हैं वो हमारे यांगचुंग के कैरेज को राइड करने वाले होते हैं और ये कहता है कि तो मैं तुम्हें रास्ते में एक कंपनी करने वाला हूँ, इसलिए यंग मास्टर आपको इसके बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पर इस चीज की वजह से यांगचुंग हैरान हो जाता है, यहाँ तक कि सेकंड एल्डर भी बहुत हैरान हो चुके होते हैं। यांगचुंग ये सोच रहा होता है कि आखिर जो स्वर्ण सुप्रीम है वो एक ड्राइवर के तौर पर अचानक से काम क्यों कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैंने वहाँ पर जाने से पहले ये प्रिपरेशन कर रखी थी कि वहाँ जाने वाले लिस्ट के अंदर जो स्वर्ण सुप्रीम और जो विसियोल है वो ना हो। तो आखिर एक रात के अंदर जो ये सारी की सारी चीज है वो चेंज कैसे हो सकती है। मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। वह मुझे सोचों में गुम देखकर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो उससे ये पूछते हैं कि आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो। इस पर यांगचुंग ये कहता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पर सेकंड एल्डर ये कहता है कि अगर तुम्हें इस जगह पर अपने बारे में फिक्र हो रहा है तो तुम बस एक चीज करना, तुम दूसरे लोगों को यहाँ पर मत मारना। यांगचुंग ये कहता है कि आखिर मैं किसी बच्चे को क्यों मारूंगा। तभी उसे याद आता है कि वो जब कभी भी ट्रिप के अंदर गया था तो उसने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर पीटा था, इसलिए वो ये कहता है कि ठीक है मैं इसके लिए ट्राई करूंगा। तभी जो सेकंड एल्डर होते हैं वो अपने पास से किसी चीज को निकालते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करते हुए तुम्हें ये चीज देता हूँ। वहीं पर वो एक पोतली को हमारे यांगचुंग को देते हैं। इस पर यांगचुंग ये कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। तभी उसे इसके अंदर से कुछ अजीब सी स्मेल आती है जो कि बहुत ही मस्त होती है। इसकी वजह से हमारे यांगचुंग को ऐसा फील हो रहा होता है कि वो इसे सूंघता ही रहे। वहीं पर वो ये कहता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कीमती है। इस पर सेकंड एल्डर ये कहते हैं कि ये बस एक रोक है। यांगचुंग कहता है क्या आप इसके बारे में श्योर है कि ये बस एक रोक है। इस पर सेकंड एल्डर उसे ये बताते हैं कि मेरे ख्याल से इसे ब्लॉसम स्टोन
स्टोन कहा जाता है, जो कि माउंट हुआ सेट का 4 ट्रेजर्स में से एक ट्रेजर माना जाता है। ये सुनते के साथ ही यांगचुन हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि तो आखिर जो ये चीज है वो आपके पास क्या कर रही है, और मोर इम्पोर्टेंटली बात यह है कि आखिर आपने मुझे ये क्यों दिया। इस पर सेकंड एल्डर ये कहता है कि मैंने कुछ ड्रिंक्स करते हुए इस चीज को जीता था, लेकिन मैं इस चीज को वापस करने के लिए भूल गया था। यांगचुन ये कहता है कि आखिर कोई बंदा ड्रिंक के वास्ते इतनी इम्पोर्टेंट चीज को बेट पर कैसे लगा सकता है, और इस चीज को यहाँ पर और भी सिक्योर तरीके से पहुंचाना चाहिए, तो आखिर आप मुझे ऐसा क्यों दे रहे हैं। इस पर सेकंड एल्डर ये कहते हैं कि तुम्हारे पास ये और भी सेफ रहेगा। यांगचुन ये कहता है कि आखिर आपके ये कहने का क्या मतलब है। तभी उसकी नजर इस जगह पर स्वर्ण सुप्रीम की तरफ पड़ती है और उसे समझ में आ जाता है कि आखिर सेकंड एल्डर का कहने का क्या मतलब है, और वो यह कहता है कि अगर सेकंड एल्डर को स्वर्ण सुप्रीम के बारे में पता होगा तो वो इसलिए ये सब कर रहे हैं। तभी मुयुन ये बताता है कि जो तैयारियां है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए हमारा जो यांगचुन होता है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो यहाँ पर रवाना होने वाला होता है, और वो ये कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आने वाला हूँ। सेकंड एल्डर ये कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी एल्डर सिस्टर को ये बता दूंगा कि तुम जल्दी ही आने वाले हो। इस पर यांगचुन ये कहता है कि लेकिन वो कहाँ पर है। सेकंड एल्डर ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि तुम्हारे जाने की वजह से वो उदास हो गई है, इसलिए वो कहीं कोने पर रो रही है। वहीं पर इसी तरीके से जो ये लोग होते हैं वो यहाँ पर से रवाना हो जाते हैं, लेकिन रवाना होने से पहले जो यांगचुन होता है वो उनसे कहता है कि क्या आप मेरी तरफ से मेरी सिस्टर को फेयरवेल कह देंगे। वहीं पर उनके जाने के बाद जो सेकंड एल्डर होते हैं वो साइड में बैठे हुए सिस्टर से ये कहते हैं कि आखिर तुमने डायरेक्टली उसे ग्रीट क्यों नहीं किया। वहीं पे एल्डर सिस्टर को दिखाया जाता है जिसकी जो हालत होती है वो सही नहीं लग रही होती, क्योंकि कल रात उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए वो रोते हुए कहती है कि आखिर मैं इस तरीके से उससे मिलने कैसे जा सकती हूँ। इस पर ग्रैंड एल्डर ये कहते हैं कि जो यांगचुन है वो 3 साल का बच्चा नहीं रहा। इस पर एल्डर सिस्टर ये कहती है कि लेकिन वो फिर भी बहुत कमजोर है। वहीं पर ऐसा कहकर फिर से रोना शुरू कर जाती है। वहीं पर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है। जो यांगचुन होता है वो मुयुन से ये पूछता है कि आखिर हमें और कितने दिन तक ट्रेवल करना पड़ेगा। मुयुन ये कहता है कि यंग मास्टर, आपने इस चीज के बारे में 30 से भी ज्यादा दफा पूछ लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि अभी हमें और भी बहुत लंबा रास्ता को कंप्लीट करना, तब जाकर हम अपने डेस्टिनेशन के अंदर पहुंच सकते हैं। यांगचुन ये कहता है कि ये तो सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तभी जो स्वर्ण सुप्रीम होते हुए ये कहते हैं कि यंग मास्टर, कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इस पर यांगचुन ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो सोच रहा होता है कि आखिर मुझे अनकंफर्टेबल फील क्यों ना हो, क्योंकि मैं तो इस जगह पर द ग्रेटेस्ट स्वर्ण सुप्रीम के साथ ट्रेवल कर रहा हूँ। तभी यांगचुन की नजर सियोल के ऊपर पड़ती है, जो कि यहाँ पर कुकीज खा रही होती है, इसलिए वो उससे ये कहता है कि तुम सबको अकेले मत खाओ, कुछ मुझे भी दे दो। इस पर सियोल भयानक तरीके से ये कहती है कि यहाँ पर होंगिया ने मुझे इस चीज को परमिशन दी है, इसलिए तुम्हें उससे परमिशन लेना पड़ेगा। इस पर जो होंगिया होती है वो इस जगह पर यांगचुन को परमिशन दे देती है, क्योंकि जो ये कुकीज होती है वो यांगचुन के लिए बनाया गया था, इसलिए जो यांगचुन होता है वो कुकीज को लेकर खाने लगा होता है। लेकिन इससे हमारी जो विसियोल होती है वो खुश होती है, क्योंकि हमारे यांगचुन ने सिर्फ कुछ ही कुकीज लिए हुए होते हैं। वहीं पर यांगचुन ने कह रहा होता है कि मुझे घर जाना है। वहीं पर इसी के साथ हमें गोकलैंग का सीन दिखाया जाता है। जो एल्डर सिस्टर होती है वो सामने किसी से ये पूछ रही होती है कि आखिर तुम कौन हो। वहीं पर सामने का सीन दिखाया जाता है, सामने की तरफ नामगुन बिया होती है, जिसके कपड़ों के ऊपर बहुत सारे पत्ते लगे हुए होते हैं, जो कि अपने बारे में ये बताती है कि मेरा नाम नामगुन बिया है। उसकी बात को सुनकर जो एल्डर सिस्टर होती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और ये सोचती है कि तो तुम ही यांगचुन की फियांसे हो। लेकिन वो उसके होटनेस को देखकर ये कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा होत है। वहीं पर वो आगे ये पूछती है कि आखिर तुम इतने अजीब तरीके से यहाँ पर क्या कर रही हो। बिया ये बताती है कि मैंने गलत रास्ता ले लिया था। एल्डर सिस्टर ये कहती है कि आखिर तुम गलत रास्ता कैसे ले सकती हो, तो क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिर तुम इस जगह पर क्यों आई हुई हो। नामगुन बिया ये कहती है कि मैं अपने फियांसे से मिलने के लिए आई हुई हूँ। इस पर एल्डर सिस्टर ये कहती है कि लेकिन ये ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, जो मेरे लिटिल ब्रदर है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसकी बात को सुनकर नामगुन बिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर एल्डर सिस्टर बड़ी जोर में यह बताती है कि जो यांगचुन है वो मेरा छोटा भाई है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो
हमारी नामगुन बिया होती है वो अच्छे तरीके से अपने बालों को सवार वार कर यहाँ पर बैठ जाती है। उसके सतीत यूथ को देखकर जो एल्डर सिस्टर होती है वो खुश हो जाती है। वहीं पर नामगुन बिया ये पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर गया है। एल्डर सिस्टर ये बताती है कि वो यहाँ पर माउंट हुआ के अंदर गया हुआ है। मुझे ये नहीं लगता है कि तुम उससे मुलाकात कर पाओगी। वहीं पर माउंट हुआ के बारे में सुनकर जो हमारी नामगुन बिया होती है वो खुश हो जाती है। वहीं पर जो एल्डर सिस्टर होती है वो ये कह रही होती है कि जबकि जो मेरा छोटा भाई है वो नामगुन क्लैन की गर्ल यानी मीन तुमसे नहीं मिल पाएगा तो तुम्हें यहाँ पर घर जाना चाहिए। वो ये सब कह ही रही होती है कि जो हमारी नामगुन बिया होती है वो यहाँ पर उसे बिना बाय किए हुए चली जाती है। इसकी वजह से जो पहले एल्डर सिस्टर होती है वो तो हैरान होती है और वो ये कहती है कि क्या वो अपने घर जा रही है, लेकिन वो बाद में गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझे फेयरवेल किए हुए यहाँ पर से जाने की। वहीं पर मैं जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात हो चुका होता है, जहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन जो सोर्डर सुप्रीम होते हैं वो साइड में आग तपा रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ महसूस होता है क्योंकि जो हमारा यांगचुन होता है वो साइड में जाकर अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो यह कहता है कि मेरे सांस के अंदर भी एनर्जी मौजूद हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि मैं जल्दी 4th स्टार में पहुंचने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब भी मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं जिस डायरेक्शन के अंदर उसे भेजना चाहता हूँ वो इस डायरेक्शन के अंदर नहीं जाता है और वो अपने लिमिट को यहाँ पर तोड़ते हुए आसपास भागता रहता है। इसलिए मैं अच्छे तरीके से अपने एनर्जी को एक्सपेल नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो मेरी सिस्टर उसकी बात अलग है, वो आराम से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मेरी टैलेंट है वो एक नंबर की डिस्गस्टिंग टैलेंट है। इसलिए चलो यहाँ पर एक्सक्यूजेस ना करते हुए ट्रेनिंग किया जाए और वह सब कहने के बाद कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसके स्टोन के अंदर से फिर से स्मेल आने लगी होती है, इसलिए वो कंसेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है और वो इस चीज को बाहर की तरफ निकाल लेता है और वो यह कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस चीज को फेंक भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ओल्ड मैन ने मुझे इस चीज को डिलीवर करने के लिए क्यों दिया था। इसकी स्मेल इतनी ज्यादा फास्ट है कि मैं कंसेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा बुरी बात है, लेकिन मुझे इस चीज को यहाँ पर सही से रखने के लिए अपने ट्रेनिंग को एंड करना पड़ेगा। वो यह सब कहता है कि तभी इसके अंदर से बहुत सारे पीटल्स की एनर्जी की फॉर्म में बाहर आने लगी होती है और वो हमारे यांगचुन के ऊपर गिरने लगी होती है। वे देखकर हमारे यांगचुन हैरान हो जाता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है और यह कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम माउंट हुआ के बच्चे हो। वह उसके पीछे एक घोस्ट टाइप की अपीयरेंस आ चुकी होती है। उसकी आवाज को सुनकर यांगचुन हैरान होता हुआ यह कहता है कि आखिर कौन है इधर, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। इसलिए वह कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी की आवाज आई। तभी वो आवाज ये कहता है कि आखिर जो माउंट हुआ का बच्चा भी नहीं है उसके पास ऐसी एनर्जी कैसे हो सकती है और वो इस एनर्जी को कैसे खा सकता है। इसकी वजह से हमारा यांगचुन अपने कान को बंद करता हुआ यह कहता है कि मुझे अभी एक बंदे की आवाज आई। वह पर वो आवाज ये कहता है कि आखिर तुम कौन से ब्लड लाइन से बिलोंग करते हो जो कि यहाँ पर लालच भरी मुंह से इस एनर्जी को खा रहा है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम यहाँ पर बीमार हो जाओगे। यांगचुन ये कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। वहीं पर जो इस चीज के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है वो हमारे यांगचुन के बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाती है। ये देखकर यांगचुन ये कहता है कि ओह नहीं, मैं तो इसे फिर से एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। वहीं पर इसकी वजह से उसकी आंखें होती है वो इस जगह पर बंद होने लगी होती है। वहीं पर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो विसियोल और जो मुयुन होते हैं उसे जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसकी वजह से हमारा यांगचुन होता है वो जाग जाता है, लेकिन अब तक सुबह हो चुकी होती है। वहीं पर जो विसियोल होती है वो हमारे यांगचुन को जागा हुआ देखकर उसे गले लगा लेती है। वहीं पर यांगचुन ये पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। इस पर मुयुन ये बताता है कि यहाँ पर सियोल के ग्रैंडफादर ने तुम्हें जंगल से बेहोशी की हालत में यहाँ पर खोज कर लाए हुए थे, इसलिए जो यांगचुन होता है वो उनका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन जो सोर्डर सुप्रीम होते हैं वो ये कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं एक सर्वेंट हूँ और मुझे अपनी ड्यूटी तो निभाना ही पड़ेगा ना। वहीं पर इसकी वजह से हमारे यांगचुन कुछ भी नहीं कह पाता है, लेकिन विसियोल को देखकर मुझे हंसी आ रही है। वो तो पूरी तरीके से हमारे यांगचुन के साथ चिपक चुकी है, इसलिए जो हमारा यांगचुन होता है उसे साइड कर देता। तभी जो मुयुन होता है उसे ये बताता है कि यंग मास्टर लास्ट रात को आपके साथ कुछ हुआ था क्या। इस पर यांगचुन ये कहता है कि मैं पिछले रात यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। वहीं पर यह सोच रहा होता है कि तभी उस वक्त पर जो इस स्टोन के अंदर से एनर्जी थी वो बाहर की तरफ आने लगी थी। वहीं पर वो इस स्टोन को बाहर की तरफ निकाल कर चेक करता हुआ
ये कहता है कि लेकिन उसे बाहर से देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है। लेकिन वो जैसे से खोलकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर से अब जो पहले वाली सेंट थी वो नहीं आ रही थी। इसलिए उसे ये समझ में आ चुका होता है कि जो उसकी डीमन विल एब्जॉर्प्शन आर्ट थी उसने इस स्टोन के पावर को पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से वो कल रात बेहोश हो चुका था। लेकिन वो इसकी वजह से परेशान भी होता है, क्योंकि उसने माउंट हुआ सेक्ट के ट्रेजर को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया है। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है, वो जैसे अपने एनर्जी को चेक करता है तो उसे ये एहसास होता है कि वो 4th स्टार के अंदर पहुंच चुका है। वह पर इसी के साथ ही जो ये लोग होते हैं वो फिर से माउंट हुआ सेक्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन जो स्वर्ड सुप्रीम और जो हमारा मून होता है वो बार बार पीछे की तरफ हमारे यांगचुन की तरफ देख रहे होते हैं। इस पर यांगचुन ये सोच रहा होता है कि हाँ, मैं ये जानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा अजीब है कि कोई भी बंदा एक रात के अंदर 3rd स्टार से 4th स्टार कैसे पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी बहुत हो गया, मुझे इस तरीके से घूरना बंद कर दो। वहीं पर जो विजुअल होती है उसे सूंघ रही होती है। इसकी वजह से हमारे यांगचुन अपने आपको साइड करते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। इस पर सियोली बताती है कि मुझे आपके अंदर से कुछ महक आ रही है। इस पर यांगचुन भी महक करते हुए कहता है कि मैंने अपने क्रोच को चेंज किया था और साथ ही साथ मैं अपने कपड़ों को हमेशा चेंज करता रहता हूँ, तो आखिर मेरे अंदर से क्या स्मेल आ सकती है। इस पर विसियोली ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपके बॉडी के अंदर से एक अच्छी फ्लावर की स्मेल आ रही है। इस पर यांगचुन ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि हवाओं से आ रहा है। इस पर विसियोली उसकी बात को मानते हुए हवाओं के ऊपर स्मेल को चेक करने लगी होती है और वो ये कहती है कि नहीं, जो ये स्मेल वो तो पक्का आपके अंदर से आ रहा है। इस पर यांगचुन ये सोच रहा होता है कि जबकि वो इस चीज को रिकॉग्नाइज कर पा रही, तो इसका मतलब यह है कि जो मेरी इंटरनल एनर्जी हो इस जगह पर और भी बढ़ चुकी है और साथ ही साथ मैं 3rd स्टार के अंदर सिर्फ हीट को ही यहाँ पर एक्सपेल कर सकता था, लेकिन जबकि मैं 4th स्टार पर पहुंच चुका हूँ तो अब मैं आसानी से यहाँ पर फायर को सूट कर सकता हूँ। क्या मैं अपनी सिस्टर की तरह अपने एनर्जी को इमिट कर सकता हूँ जब तक मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर लेता हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि मुझे इस चीज के ऊपर कुछ ज्यादा ही खुश होना चाहिए था, लेकिन तभी जो अचानक जो कैरेज होती है वो रुक जाती है। इसकी वजह जो हमारा यांगचुन होता है वो विसियोल के ऊपर गिर जाता है। वहीं पर इस चीज की वजह से जो हमारा यांगचुन होता है वो बाहर की तरफ देखते हुए मुयुन से ये पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। जो मुयुन होता है वो अपने स्वर्ड के ऊपर हाथ रखे हुए सामने की तरफ देख रहा होता है। इस पर यांगचुन ये पूछता है कि आखिर तुम इतने गार्ड क्यों हो। तभी उसके सामने की नजर एक बंदे के ऊपर पड़ती है और ये कहता है कि आखिर जो ये बंदा है वो कौन है। वहीं पर जो ये बंदा होता है वो ये कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा यहाँ पर अचानक से आने के लिए। मेरा नाम इयोंग फुंग है, जो कि माउंट हुआ सेक्ट का 3rd जनरेशन डिसेबल है। मैं यहाँ पर आपके गैरेज के पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना है। वहीं पर हमारे यांगचुन को उस बंदे को देखकर अपने पास की याद आती है, जहाँ पर ये बंदा जख्मी हालत में हमारे यांगचुन से ये कह रहा होता है कि आखिर हम लोगों ने तुम्हारे साथ क्या गलत करा है। वहीं पर यांगचुन ये सोच रहा होता है कि मुझे इस चीज को फेस करना होगा, क्योंकि जो इयोंग फुंग है वो एक ऐसा वॉरियर है जिसे कि मैंने पास्ट लाइफ के अंदर अपने हाथों से मारा था। वहीं पर जो मुयुंग होता है वो गुस्से से उससे ये पूछता है कि आखिर ब्लोसम स्वर्ड ड्रैगन आखिर इतनी बेकार सी हरकत कैसे कर सकता है। इस पर फुंग ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं आपके रास्ते को रोकूं, लेकिन मुझे कुछ चीज वेरीफाई करनी है। मुयुंग ये पूछता है कि अगर तुम क्या वेरीफाई करना चाहते हो। फुंग ये कहता है कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या इस कैरेज के अंदर हमारा एक डिसेबल मौजूद है क्या। यांगचुन ये सोच रहा होता है कि ये मैं नहीं हूँ ना, आखिर ये कैसे हो सकता है। फुंग सामने की तरफ जाता हुआ ये कहता है कि मुझे दूर से एक फेमिलियर ऑरा महसूस हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ के सिचुएशन को देखकर मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर कोई भी चीज बुरी चीज नहीं हुई है। हालांकि मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या तुम लोग में से एक कोई बंदा यहाँ पर हमारा डिसेबल है क्या। पर उसे पास आता हुआ देखकर जो मुइन होता है वो ये कहता है कि अगर तुम जरा से भी पास आने की कोशिश करोगे तो तुम यहाँ पर मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तभी अचानक से हमारे यांगचुन के सामने एक पीतल आ जाता है और देखते ही देखते जो फुंग होता है वो हमारे यांगचुन के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और वो ये कहता है कि आखिर मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि जो ऑरा है वो तुम्हारे अंदर से आ रहा है। इसकी वजह से हमारे यांगचुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो ये कहता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर खत्म हो चुका हूँ। तब उसके पास से किसी की आवाज आती है और वो ये कहता है कि तुम तो सच में यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुके हो। पर सामने की तरफ एक चबी लिटिल ओल्ड मैन की सोल होती है, उसे देखकर यांगचुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं उसे अपने आप को देख पाता हुआ देखकर ये चबी ओल्ड मैन यह कहता है कि क्या तुम इस ओल्ड मैन
को देख सकते हो। वहीं पे इस चीज की वजह से हमारे यांगचुन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी हैरानगी और हंसी वाले सीन के साथ जो हमारा आज का एपिसोड होता है वो खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा एंड टेक केयर एंड गुड बाय।